नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं जो है आप लोगों को नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की जो श्रृंखला चलाया हूं, जनसंख्या भूगोल का, आज उसका तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर में हमने हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एक लेक्चर में हमने आपको बताया था एक लेक्चर में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। दूसरे लेक्चर्स में हमने जो भौगोलिक शब्दावली और भौगोलिक जनसंख्या का वितरण है उसको बताया था। आज हम उसी सीरीज को आगे करेंगे। उसमें कल थोड़ा सा छूट गया था, जो भौगोलिक जनसंख्या का वितरण था। आज हम थोड़ा सा उसमें आगे करेंगे, उसके बाद सिद्धांत वाले सेक्शन पर चलेंगे। कुछ डेटा आज के क्लास में मिलेंगे आपको, उसको नोट करना है क्योंकि प्रश्न वहां से बने हुए हैं, क्रम में लगाने के आते हैं। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी नेट की जो परीक्षाएं होती हैं, इनमें बहुत विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रम में लगाने के लिए आते हैं। तो ध्यान रहे, आप सभी बहुत ही गहराई से एवं धैर्यपूर्वक पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने सघन बसा हुआ क्षेत्र पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विरल विरल बसा हुआ क्षेत्र। विरल विरल बसा हुआ विरल बसा हुआ क्षेत्र, इसका मतलब क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। लगभग समझ लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में एक आध दो जनसंख्या आपको मिल जाएगी, इससे ज्यादा संख्या नहीं पाएगी। अच्छा, विचार करिए, ये क्षेत्र ऐसे कहाँ हो सकते हैं? ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जा सकती है? आपके दिमाग में तुरंत थॉट जो है आना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए। सर अगर बता रहे हैं तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ। इसको लिख दीजिए सामने, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। पहला है अंटार्कटिका क्षेत्र। अंटार्कटिका क्षेत्र। दूसरा है मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्र। तीसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य, एक मिनट, भूमध्य नहीं, भूमध्य रेखी होता है, सॉरी। ठीक है, भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी क्षेत्र। और एक और हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र। अब समझिए, यहाँ पर दरअसल क्या होता है कि हमने कल ही बताया था, जनसंख्या का बसाव, सघन बसाव वहीं पर होता है जहाँ पर जल जलवायु जो है अनुकूल हो, और नदियां हो, यानी जल की उपलब्धता हो, मिट्टी की उर्वरता हो, और उद्योग लगाने के अर्थात औद्योगिकरण की संभावनाएं हो। ऐसे जगहों पर जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है, जहाँ पर रोजगार के अवसर हो। तो इन सब क्षेत्रों में, जैसे अंटार्कटिका, यह इतना ज्यादा बर्फीला क्षेत्र है, वर्ष भर तो यहाँ बर्फ जमी रहती है, यहाँ रहना कौन चाहेगा, यानी जलवायु प्रतिकूल है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। मरुस्थलीय क्षेत्र, तापमान रात रात में इतना कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, दिन इतना ज्यादा हो जाता है कि मानव उसे सहन नहीं कर सकता, अर्थात उसके प्रतिकूल है। तो यहाँ फिर भी जनसंख्या क्या है, विरल रहेगी। मरुस्थल में जल की उपलब्धता नहीं है, संसाधन नहीं है, जनसंख्या यहाँ की विरल रहेगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र,
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, एक भूमध्य सागरीय होता है, भूमध्य रेखीय होता है। भूमध्य सागर मत जाइएगा, वो तो अनुकूल है, वहां जनसंख्या ज्यादा बसती है। ये भूमध्य रेखीय है, यानी 0 डिग्री के आसपास। अभी मैं आपको ग्लोब बना के यहाँ दिखा देता हूँ। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होती है, इतना ज्यादा वर्षा होती है, तापमान बहुत होता है, वर्ष भर तापमान ज्यादा रहता है, और दोपहर के बाद से हमेशा वर्षा ही वर्षा होती है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा वर्षा होती है, और वृक्ष जो है बहुत बड़ी बड़ी पाए जाते हैं, सरीसृपों का साम्राज्य होता है। अर्थात यहाँ पर भी जनसंख्या जो है विरल पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र इतने दुर्गम क्षेत्र होते हैं कि वहां पर ऊपर आना जाना, वायु दबाव, वायु की जो प्रेशर है कम हो जाना, कृषि योग्य भूमि का अभाव, जल का अभाव, इन सभी कारणों से क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। अब इसको जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये है 0 से 10, 10, ये नॉर्थ है, यह है साउथ, ठीक, ये 90 डिग्री, हटाएगा ये 15, ये भी 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है। दरअसल ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में तापमान, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और वर्षा जो है, वर्षा भी बहुत अधिक होती है, जिसलिए जनसंख्या विरल होता है। अब आ जाइए 30 से 0 से लेकर 30 डिग्री, यहाँ पर पश्चिमी भाग में, यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मरुस्थल, मरु, मरुस्थल, पश्चिमी भागों में मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर भी तापमान ज्यादा होता है, दिन में बहुत हो जाता है, रात में कम हो जाता है, जल की उपलब्धता नहीं होती है, तो यहाँ पर भी जनसंख्या कम पाया जाता है। ये जो मैंने अंटार्कटिका वाला बताया, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, जिससे यहाँ पर भी क्या होता है, जनसंख्या विरल पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, विरल जनसंख्या क्षेत्र जो हुआ कंप्लीट हो गया। हमने कल सघन जनसंख्या क्षेत्र पढ़ाया था। अब इसके आगे जहां से प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न ये बनेगा, जनसंख्या का जो कल हमने वितरण बताया था, WPPR की रिपोर्ट हमने कही थी, आप पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा उम्मीद है। अब हम आपको यहाँ पर उसकी रिपोर्ट को नोट कराते हैं कि किस महाद्वीप में जनसंख्या कितनी है, वहाँ का घनत्व कितना है, और जनसंख्या के मामले में जो देशों का क्रम है, यानी किस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, यह प्रश्न पूछा गया है, तो उसको हम करवाते हैं। आप सभी साथ ही साथ नोट्स बनाते चले, पीडीएफ नहीं मिलेगी, और आप धैर्य पूर्वक हमारे साथ पढ़ेंगे, आपका नेट आसानी से हो जाएगा। और आपके लिए खुशखबरी की बात यह भी है कि आज नेट का फॉर्म भी आ गया है। आज से लेकर के, अच्छा, अर्थात आज 29 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद 10 जून के आसपास आपका एग्जाम शेड्यूल जो हो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद 22 जून को आपका एग्जाम होगा। कुल मिला जुला करके 29 अप्रैल से लेकर के 22 जून तक आपके पास 54 दिन का समय है। 54 दिन में आप सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करके आप भूगोल से नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, जेआरएफ को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपके अंदर लगन और जुनून होना चाहिए। मैं भी एक ही बार में सिर्फ 2 महीने में जो है नेट को क्वालिफाई किया था। चलिए बताते हैं, हम WPPR की रिपोर्ट बताते हैं आपको। WPPR की, WPPR की
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार WPPR की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार। अब एक तरफ हम देखेंगे, पहली बात तो हम जानते हैं विश्व का वर्तमान में विश्व की जो जनसंख्या कितनी हो गई है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 8.2 अरब हो गई है। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या 8.2 अरब है। ठीक, कितनी है? 8.2 अरब है, यानी लगभग 8.2 बिलियन कह सकते हैं, 8.2 अरब है। ठीक, अब हम देखते हैं एक तरफ महाद्वीप, महाद्वीपों में घनत्व और महाद्वीपों की जनसंख्या। आप भी हमारी तरफ बनाएंगे महाद्वीप, महाद्वीप जनसंख्या प्रतिशत में जनघनत्व, जनघनत्व। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया। ये ऑस्ट्रेलिया का नया नाम है, देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इनका जनसंख्या का है, इन्हें देखो, लगभग 59.1% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। कितनी? 59% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। एशिया का जो जनघनत्व है वह है 155 से 157। यह लेटेस्ट है, आप पुराना आंकड़ा देखेंगे तो आपको कम मिलेगा, लेकिन वर्तमान में इतना ही है। ठीक, अफ्रीका में लगभग 18.3% जनसंख्या निवास करती है। 18.3% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है। अफ्रीका का जनघनत्व है 52 से 53। अफ्रीका के बाद आता है यूरोप। यूरोप में लगभग 9.2% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप में 9.2% निवास करती है। इसका जनगणना है 34। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका का जो जनसंख्या है वह है 8.2%, और यहाँ का जो जनघनत्व है वह 25 है। कितना है? 25। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में 4.7% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 4.7% जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। यहाँ का जनघनत्व है 26 से 29 तक। ओसनिया में 0.6% जनसंख्या, यानी ऑस्ट्रेलिया में 0.6% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जो जनघनत्व है वो 5.5 से 6 है, 5.5 से 6। इस डेटा को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कभी कि घनत्व पूछ लेता है, एशिया का जनघनत्व कितना है, देश नहीं महाद्वीप का पूछ लेता है, तो आप फंस जाते हैं।
और देशों का क्रम पूछ लेता है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछेगा, क्रम में लगाइए महाद्वीपों का, क्रम में लगाएंगे। प्रश्न पूछेगा जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों को क्रम में लगाएंगे। 100% पूछेगा, प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक, आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद दुनिया में अभी हम कुछ और डेटा आपको देते हैं। जैसे एशिया, एशिया का जो, जिसे हमने परसेंटेज में देख लिया, आप थोड़ा इसको जनसंख्या में देख लिए, अंकों में कितना है, 47 73 मिलियन, 47 73 मिलियन। 4773 मिलियन जनसंख्या एशिया की है। और आप देख लीजिए किसका देखना है आपको, ओशनिया का देख लीजिए। यहाँ पर 46 मिलियन जनसंख्या ओशनिया में निवास करती है। यह था महाद्वीप का। इसके बाद हम देश का देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ नोट्स आप सभी बनाते रहे मेरे भाई बहन, जिससे कि आपकी परीक्षा तक जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाए। पीडीएफ के चक्कर में न बने, आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब आ जाएंगे देश को हम देखते हैं। देश में है भारत, चीन, भारत, चीन, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका सॉरी महाद्वीप हो जाएगा अमेरिका, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश। ब्राजील, बांग्लादेश, इनका भी क्रम पूछा हुआ है। क्या करे, भारत दे देगा, इंडोनेशिया दे देगा, ब्राजील, पाकिस्तान, 20 का 2 3 घटा देगा, हटा देगा आपको। अब आप सोचेंगे मिलाएंगे कैसे। जब आपको ये पूरा क्रम याद रहेगा तो आप आसानी से वहां मिला लेंगे। आप नेट का पीवाईक्यू देखेंगे, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया। ठीक, भारत, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी जनसंख्या 145 हो गई है। कितनी? 145, ठीक, हाँ, 145 करोड़, यानी 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या हो गई है। 1 दशमलव, इधर लिख लीजिए देश, इधर जनसंख्या। आज की क्लास डेटा बेस्ड है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा या फिर रिपोर्ट को देखेंगे वहां मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक बारी कंपाइल करके लिखवा दे रहा हूँ, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। 1.45 अरब वर्तमान में भारत की जनसंख्या है। चीन की है 1.41 अरब। अमेरिका का है 34.5 करोड़। अमेरिका का है कितना? 34.5 करोड़। इंडोनेशिया 28.4 करोड़। 28.4 करोड़ जनसंख्या। पाकिस्तान की जनसंख्या है 25.7 करोड़। 25.7 करोड़। तो लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। नाइजीरिया 24.2 करोड़।
24.2 करोड़। ब्राजील 22.1 करोड़। बांग्लादेश है 17.5 करोड़। चलिए अब देखते हैं। आप सभी इस डेटा को देखकर घबराए नहीं, आपको इसको नहीं याद करना है। हमने इसको इसलिए लिख दिया है, सिर्फ आपको ये दोनों याद रखना है। कौन सा? ये दोनों, इन दोनों को याद रख लीजिए, क्योंकि ये दोनों प्रथम है, इनको याद रखना जरूरी है। भारत की 1.45 अरब, चीन के 1.41 अरब। ठीक, लेकिन इस डेटा को आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको याद करना यह है कि कौन सा सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, क्योंकि इनसे क्रम लगाने को आता है। हमने इस डेटा को इसलिए लिख दिया ताकि आप देख सके कि कंपेयर कर सके, हाँ कम कितना है, इसलिए इसको मैंने लिखा है। आपको सिर्फ इसको इसको लिखना है और इसी को याद करना है। भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, यहाँ से क्रम लगाने का प्रश्न बनेगा और बना भी है। और इसमें एक डेटा आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो लिखना है, यहाँ ये लिख देते हैं। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। 17.7%। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% हिस्सेदारी रखता है। हिस्सेदारी रखता है या प्रतिनिधित्व करता है, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चीन में 17.1%। चीन जो है 17.1%। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बनाया लेगा कि भारत और चीन मिलकर विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब आप क्या करेंगे? 17.1 या 17.7 या 17, 17, 34, 34.8%, यानी चीन एवं भारत, भारत और चीन मिलकर विश्व की 34.8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक कंपेरिजन वाला प्रश्न बनता है या फिर दोनों को संयुक्त करके प्रश्न बनता है, आप इसे नोट कर लीजिए। दुनिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश, आपको यहाँ एक चीज और लिखना है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश पहला है भारत, दूसरा है बांग्लादेश। यह प्रश्न भी बना है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, भारत को हटा देता है, इसलिए निम्न में से जो है विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है, भारत को हटा दिया, निम्न से कर दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, क्योंकि ऐसा तो पूछा नहीं है विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे है, उन्हें ऑप्शन देकर उसमें से पूछा चारों में से कौन है, तब वहां पर बांग्लादेश आ जाता है। आपको दो ही ध्यान रखना है, सर्वाधिक जनघनत्व भारत और दूसरा क्या है? बांग्लादेश। उम्मीद है कि आपको ये डेटा और ये वाला क्रम, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है प्रश्न कैसे बनेगा, यही यही जो हमारी पढ़ाने की प्रकृति है, यही हमको सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि मुझे खुद विश्वास है इस प्रकार से जब जैसे मैंने आपको प्रश्न बना बना के पढ़ाया है, ऐसा आपको कभी नहीं पढ़ाने वाला है। हम मेहनत करते हैं
मेहनत पर विश्वास करते हैं, लिख लिख कर पढ़ा रहे हैं, कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहे हैं। आप सभी हमारी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। देखते हैं कुछ प्रश्न और आपको अगर यहाँ से बन जाता है तो मैं करवा देता हूँ। एक चीज और लिख दीजिए, इसका औसत बन गया विश्व का औसत जनघनत्व 61 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 61 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको आपको याद रखना है, ये फैक्चुअल में पूछा जा सकता है। हमने विश्व जनसंख्या वितरण को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसको कंप्लीट करने में हमें 3 लेक्चर लगे हैं। 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये तीसरा लेक्चर था। अब हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है। अब हम चलते हैं जनसंख्या क्या नाम है, जो जनसंख्या भूगोल के सिद्धांत है, सिद्धांत की तरफ। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी 2 मिनट की और चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ। शायद प्रश्न में आपसे पूछ ले, शायद नहीं पूछ ले, एनसीईआरटी में भी आपको दिया है कि जनसंख्या वितरण जो है ये हमने पढ़ा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। हमने तो कारक पहले ही बता दिया है, लेकिन अलग से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इंटा वाला काम खत्म हो गया, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस से तरीके से समझाते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का 2 कारक है। पहला कारक है भौगोलिक कारक अथवा प्राकृतिक कारक। भौगोलिक अथवा प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक। दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक कारक। आर्थिक एवं सामाजिक कारक। अब इसमें जो कारक मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ वाली चीज है। एक बार समझ जाएंगे तो फिर जिंदगी में नहीं भूलेंगे। सबसे पहले है भू आकृति या स्थलाकृति। स्थलाकृति। दूसरा है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। तीसरा है जलवायु। चौथा है स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा। मृदा मिट्टी। उसके बाद आर्थिक वाले कारक में देखते हैं। आर्थिक कारक में आ जाएगा रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर। नगरीकरण। नगरीकरण।
नगरीकरण, औद्योगिकरण, उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता, स्थिरता। इसी में आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, जो धार्मिक वाला कारक होता है, जैसे मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। अब हमने सभी पॉइंट्स को नोट कर दिया है, बारी बारी डिटेल इसको समझते हैं। भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारक, स्थलाकृतियां। देखिए, जैसे कि स्थलाकृति में हम जानते हैं कि हम वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर जमीन क्या है, समतल हो। पहाड़ों पर हम रहना नहीं पसंद करते हैं। भले ही घूमने टहलने के लिए चले जाए 2-4 दिन के लिए, लेकिन हम परमानेंट वहां रहना कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि स्थलाकृतियां इतनी उबड़ खाबड़ होती है कि जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। वहाँ संसाधनों का विकास अच्छे से नहीं हो सकता, परिवहन का विकास अच्छे से नहीं हो सकता। जो हम पानी के लिए रिगोर करते हैं, पानी वहाँ आसानी से नहीं मिल सकता पीने के लिए। इन सब कारणों से क्या करते हैं, जो स्थलाकृतियां होती हैं, ऊबड़ खाबड़ या पथरीली या फिर चट्टानी अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के बजाय हम लोग समतल जमीन पर रहते हैं, अर्थात जनसंख्या का सघन बसाव समतल जमीन में होता है। समझ में आ गया स्थलाकृतियां कैसे प्रभावित कर रही है जनसंख्या को? जल की उपलब्धता, ये तो जीवन का मूलभूत वो है। यदि जल रहेगा ही नहीं तो जीवित ही नहीं रहेंगे, और इसके लिए वहां पर निवास करेंगे जहां पर भी जल आसानी से उपलब्ध हो, जहां नदियां हो, जहां पर ड्रिल करके हम पानी आसानी से निकाल सकें। जलवायु, यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु सर्वाधिक प्रभावी जलवायु ही करता है, क्योंकि जलवायु यदि हमारे अनुकूल नहीं रही तो हम वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। ठीक। मृदा, अगर मिट्टी हमारी जो है उपजाऊ नहीं है, बंजर है, मरुस्थली है, तो हम कृषि का उत्पादन नहीं, नहीं कर पाएंगे। यानी उत्पादन नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं तो कुपोषण के शिकार होंगे, बीमारी होगी और मर जाएंगे। समझ में आ गया कैसे प्रभावित कर रही है? आर्थिक एवं सामाजिक कारक देखते हैं। रोजगार के अवसर, हम मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अर्थ। यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, अर्थ की व्यवस्था नहीं है, वह अपने समाज को यानी खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए उसे काम धंधे चाहिए, रोजगार चाहिए। अब रोजगार जहां पर रहेगा वहां पर लोग जा जाकर बसेंगे, यानी वहां जनसंख्या का बसाव अधिक होगा, अर्थात यह जनसंख्या को प्रभावित कर रही है। नगरीकरण, नगरों में सुविधाएं अत्यधिक होती हैं, वहां पर भी लोग जाकर बसना पसंद करते हैं। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसर एक दूसरे से संबंधित है। औद्योगिकीकरण होगा तो वहाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे वहां भी जनसंख्या का बसाव अधिक होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्थिरता, शिक्षा की बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हों। जहां बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, अर्थात जनसंख्या का बसाव अधिक होगा। और राजनीतिक कारक में राजनीतिक स्थिरता, जैसे कहीं आतंकवादी घुस रहे हैं, सरकार उलट पुलट हो रही है, कभी इनकी कभी उनकी, घुसपैठ हो रहा है, यानी कि वहाँ राजनीतिक स्थिरता नहीं है, तो लोग वहां से निकलकर भागना चाहते हैं। गृह युद्ध हो गया, लोग ऐसे क्षेत्रों में कम रहना पसंद करते हैं। वो ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ ये सारी संभावनाएं खत्म हो, यानी राजनीतिक स्थिरता हो, मार काट झगड़ा लड़ाई ये सब ना हो। मंदिर मस्जिद धार्मिक के आस्था के केंद्र होते हैं और रोजगार के अवसर के भी केंद्र होते हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों में या फिर इनके आसपास चारों तरफ जनसंख्या का सघन बसाव होता है। हमें उम्मीद है
कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको बहुत डिटेल में विथ कारण समझ में आ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने जनसंख्या का जो वितरण था समाप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे जनसंख्या का